वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि 95% वायलेंट क्राइम्स के पीछे मर्दों का हाथ होता है। क्या बात है, क्या हम पैदाइशी ऐसे हैं? क्या हम मां के पेट से मुक्का और लात मारते हुए बाहर निकलते हैं? दोस्तों, इस साल 15 अगस्त के भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब हम इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी लड़कों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। लिहाजा आइए बात करते हैं 5 मर्दों से जो अलग अलग राज्यों से हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई थी। हमारे साथ हैं दिल्ली से विपिन भाटी, बनारस से लेनिन, राजस्थान से चंद्रपाल जी, हरियाणा से राम मेहर और मदन लाल भारती जी। मुझे बताइए कि बचपन में आपको क्या सीख दी गई? एक लड़का होने के नाते आपको किस किस्म की सीख मिली? विपिन जी, आपसे शुरू करते हैं। मेरे को याद है बहुत बचपन का वाक्य। मैं 3 साल का था तो मेरे मामा ने मुझे कुएं में लटका दिया। ये खेल हुआ करता था, किसी बच्चे को कुएं में लटका दिया जाता है और यदि वो रोए तो उसको कहा जाता है, अबे क्या हुआ, तू मर्द नहीं है क्या? तो बचपन से ही हमें ये ट्रेनिंग दी जाती थी। छत होती थी, तारे होते थे और मैं बहुत छोटा था। उस पर मुझे अकेले सोने को पूरी गर्मियों की छुट्टियों में बोल दिया गया था। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उम्र रही होगी 4 साल। तो मुझे बहुत बेहद डर लगता था और हमारे यहाँ पे ये अच्छा नहीं समझा जाता कि 3 साल का भी अगर बच्चा है तो वो आके पिताजी को कहे मुझे डर लग रहा है तो वो वहीं पिट जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती पिटने से भी बेकार है। पिट के आप वहीं पे लगा लेते हो मरलम उस पे, लेकिन बेइज्जती आप सालों तक अपने मन में चोट रहती है। चोट रहती है। लेनिन जी, आपके बचपन में आपको क्या क्या अनुभव हुए? क्या क्या आपने देखा, क्या सीखा? मैं बहुत छोटी उम्र से दादा के साथ जब अपने गांव गया तो मेरा गांव ठाकुरों का गांव था। अब जब कभी भी मारपीट हो जाती थी तो और घर आते थे तो माँ पूछती थी कि मार खा के आए हो? खाना तब मिलेगा जब जाके मार के पहले आओ। तुम कोई लड़की हो, चूड़ी पहने हो, मर्द हो। और उसके बाद ये था कि हमेशा जो है हम लोग लड़कियों को जो है कभी भी कोई महत्व नहीं देते थे। लड़की को इंसान ही नहीं समझते थे, माल समझते थे, माल। और अगर किसी लड़की से आप बातचीत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अरे तो मर्द ही नहीं है, मौगा टाइप का आदमी है। मौगा मतलब? मौगा माने जो है मतलब मर्द आप नहीं है, गाली है, आप नीचे टाइप के। मौगा मतलब मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। चंद्रपाल जी, मुझे बताइए कि बचपन में आपका भी यही अनुभव था? जी, जब मैं छोटा सा था तो दादाजी दादी जी के पास ही रहा था जी। तो दादाजी दादी जी को दोपहर में अगर खाना ठंडा हो गया, 2 मिनट लेट हो गया तो मारने दौड़ पड़ते थे। आपके दादा दादी को मारते थे? वो मारते थे। और राजस्थान में इतनी भयंकर धूप पड़ती है तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो रात को कई बार तो वो घर से बाहर भी निकाल देते थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यही चीज़ मेरे पापा जी मम्मी जी के साथ, मारपीट तो नहीं की कभी, लेकिन वही गुस्सा थोड़ी सी बात के लिए कि अगर थोड़ी सी किसी भी चीज़ में लेट हो रहे हो तो किसी के सुनना नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया ऑर्डर इज़ ऑर्डर। तो मेरा जो सोच है, मेरा जो पालन पोषण है, वो जो मानसिकता है वो इसी हिंसा या मान लीजिए ऐसे परिवार में हुआ है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वही काम मैंने मेरी पत्नी के साथ शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आज यूँ लग रहा है कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है उनके साथ। राम जी, आपके बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। आपने क्या पाया, क्या सीखा आपने? असल में किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई मर्द होने के नाते आपने ये करना है। जो आसपास माहौल था या परंपराएं और परिवार में जो चलता रहा था उसी को फॉलो किया। मतलब मार पिटाई तो खूब की पत्नी को, जिसका आज पछतावा है। मार पिटाई भी इस तरीके की, मुक्का मार दिया मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर, आँख के ऊपर, कहाँ पे लगेगा। मतलब ये कि भाई ये पीटना तो उसका हक है। और ये हरियाणा में एक कहावत भी थी, उसको भी हम डिस्कस करते थे कि 2 उठती के मारो और 2 बैठती के मारो, सवेरे शाम, तब उसकी मर्दानगी कायम रहेगी। जब उठे तो 2 मारो, जब बैठे तो 2 मारो। 2 मारो। तो ये मतलब कहावत है। हाँ, ये कहावत हरियाणा की। तो तब वो मर्द जो है वो मर्द कहलाएगा। हाँ। मदन जी, आप बताइए, आपने बचपन में मर्द होने के नाते क्या देखा, क्या अनुभव थे आपके? मैं पढ़ाई में कभी ढंग से पास नहीं हुआ। जी जी। लेकिन ये जो मर्दानगी है इसमें हम सब मर्द पास होते हैं अच्छे नंबरों से। मेरी छोटी बहन बबली उसका नाम है, जब उसने 5वीं पास कर लिया, मैं 7वीं 8वीं क्लास में हूँगा। स्कूल थोड़ा दूर था, पहले गांव में ही था, उसके बाद स्कूल दूर
5वीं के बाद छठी दूर थे। छठी दूर। तो परिवार में बात आई कि भाई बहन को भी साथ लेके जाओ, तो मैंने मना कर दिया कि ये अगर जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? मेरे मान सम्मान को मुझे लगता है कि अरे इसकी बहन साथ जाती है पढ़ने, मैं आज एमए कर गया, बीएड कर गया मैं, वो 5वीं से आगे नहीं गई। मुझे लगा कि जैसे मैंने एक मर्डर किया है। वो आपने उसके अंदर का जो भी पोटेंशियल था वो आपने एक तरह से घोंट दिया, मार दिया। घोट दिया। मुझे बताइए कि मैं ये भी अपने रिसर्च में पाया कि बहुत सारे मर्दों ने ये कहा कि हम अपनी औरत के साथ बाहर चल नहीं सकते। मतलब अगर गांव की गली से निकल रहे हैं और वो लड़की जरा उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो वो इशारे से उसको कह रहे पीछे रह जरा। अच्छा, पीछे चलो, मेरे हाँ, पीछे चलो। आगे तो चल ही नहीं सकती। आगे तो चल ही नहीं सकती है। और साथ में भी नहीं चल सकती, पीछे चलो। वो रहेगी और थोड़ा दूरी बना के रखे। कमाल है। इसी तरह मैंने बचपन में देखा था कि जो हमारे चाचा थे, चाची थे, वो लोग केवल उनका रिश्ता जो है शादी वादी होता था तो जब गांठ वाठ जोड़ते थे या वो रात को जाते थे सेक्स के लिए, शारीरिक सेक्स के लिए। तो जज्बाती रिश्ता नहीं था। जज्बाती रिश्ता है ही नहीं। हमारे रिसर्च में हमने ये भी देखा कि कई मर्दों ने ये कहा कि हम जब गांव में जब बाहर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को उठा नहीं सकते। ये बात सही है? जी बिल्कुल। हरियाणा के अंदर मर्द लोग जो हैं बच्चा गोद में नहीं उठाते। क्यों? उनको लगता है कि ये थोड़ा नीचे का काम है, ये औरतों का काम है। औरतों का काम है। तो अगर आपने बच्चे को उठाया तो लोग हंसेंगे। और क्या वर्ड आपने यूज किया था? वो हमारी तरफ कहते हैं मौगा है। मौगा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मौगा मैं हूँ। हाँ, इस देश का सबसे बड़ा मौगा मैं हूँ, क्योंकि मैं बात पे रोता हूँ, बड़ा जज्बाती हूँ मैं, जल्दी आता रोना मुझे। दूसरा, मैं अपने बच्चे को जब तक 10 दफा गले नहीं लगाऊं तब तक मेरा लगता है कि दिल मेरा पूरा नहीं हुआ है। और अपनी वाइफ के साथ मैं हर जगह जाता हूँ हाथ पकड़ के। तो मुझे तो गांव में एंट्री नहीं मिलेगी आपके। बोले ये कौन आ गया भैया, इसको हटाओ। तो ये मर्द जो है काफी कुछ खो रहे हैं इस चक्कर में क्योंकि मेरे लिए तो ये चीजें बहुत अहम और जरूरी हैं मेरी जिंदगी में। तो अगर कोई एक समाज ऐसा बन रहा हो जहां जज्बाती ना हो तो कितने क्रूर होंगे वो, कितने खतरनाक होंगे वो। और यही नहीं, हम लोग के गांव में बाद में मुझे जब समझ में आया कि हम हमेशा कट्टा लेके चलते थे, क्योंकि हम मर्द भी थे और ठाकुर भी थे, और हम लोग इस तरह से लोगों का खलियान जला देते थे। आम जो है कट्टे से तोड़ते थे। तरबूजा होता है, जो नाराज हो गया, अरे उसने हमको खिलाफ बोला है, तरबूजे पे जो है गोली मार दी 10 जगह जो है। और उसका असर ये हुआ कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे मेरे गांव को, तो करीब 30 से 40 लोग एक दूसरे को मारे। बाद में जब चेतना बढ़ी तब समझ में आया कि वो मर्दानगी की जो शिक्षा थी, आपस में ऐसा लड़े, किसी से पूछे किस बात की लड़ाई है किसी को पता नहीं। तो जब बच्चों को इस उम्र से ये सिखाया जाएगा कि जाओ मार के आओ, तुम मार खा के कैसे आए, उसने तुमसे ये कहा तुम जाके उसको 2 थप्पड़ मार के आओ। जब आप लड़कों को इस तरह परवरिश करेंगे उनकी, तो जाहिर है आगे जाके वो हिंसा ही करेंगे, क्योंकि यही बचपन से कूट के हम भर रहे हैं उनके अंदर। तो इसलिए औरतों से जो समाज प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी का अनुभव, मेरे गांव का अनुभव, जो समाज औरतों से प्यार नहीं करता वो केवल हिंसा करता है, अशांति फैलाता है, युद्ध करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। जब लड़कों को बचपन से यह बताया जाएगा कि लड़कियां उनसे कमतर हैं, उन पे काबू रखना चाहिए, वो इस्तेमाल के लिए बनी है, तो औरत और मर्द के बीच में रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं? और इस सोच की वजह से आज हम समाज में इतने घिनौने जुर्म औरतों के खिलाफ देखते हैं। महिलाओं को दूसरे दर्जे का इंसान समझने की सीख लिए हुए पुरुष महिलाओं पर मनमर्जी करना अपना हक समझते हैं। इस मनमर्जी का एक घिनौना रूप एसिड अटैक्स के रूप में आए दिन देखने को मिलता है। इन हमलों के पीछे अक्सर एक तरफा प्यार होता है और दूसरे इंसान से ना न सुन पाने की बुज़दिली। स्टॉप एसिड अटैक्स नाम की संस्था से जुड़े आलोक और लक्ष्मी मर्दों की इस किस्म की कायरता के खिलाफ एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और इससे जूझ रही महिलाओं की जिंदगी फिर से संवारने के काम में जुटे हैं। लक्ष्मी, आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।
लक्ष्मी, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल 2005 की बात है। जी। मैं उस टाइम पे 7th स्टैंडर्ड में थी। 7वीं में? जी, 15 साल की थी। और मेरे पड़ोस में एक लड़का काम करता था जो कि 32 साल का था। मैं उनको भैया करके ही बोलती थी। लेकिन अटैक के 10 महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि मैं आपको भाई बोलती हूँ और आप इस तरीके से मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, और आज के बाद आप मुझसे कभी बात मत करिएगा। 10 महीने में उन्होंने बहुत टॉर्चर भी किया मुझे, बट लेकिन मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं एक लड़की भी थी। उसका रीज़न ये था कि वो मेरा स्कूल छुड़ा देते, सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही आता, ये होता मेरे साथ। और उसके बाद फिर उनका मेरे पास 19 अप्रैल को 2005 में मैसेज आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। दोबारा मैसेज आया उनको? हाँ। तो वो पीछे लगे हुए थे मतलब आपके? लगातार बहुत कुछ हुआ था, मतलब उस बीच हालांकि में। आपने सफाई से उन्हें ना कह दिया था। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया था। फिर उसी दूसरा मैसेज किया, अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को रोज़ाना की तरह मैं जा रही थी खान मार्केट से, और 10:45 का टाइम मॉर्निंग सुबह का। को? जी। तो मैं वहाँ से निकल रही थी, वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों मुझे फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद वो दोनों आए और आके वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन में धक्का मारा, ग्लास में एसिड था और वो मेरे फेस पे डाल दिया उन्होंने। उस टाइम पे मैं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद जब अचानक से मैं होश में आई तो मैं इतनी बुरी तरीके से तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अचानक से उठी, हिम्मत करके आँख खोलने की कोशिश किया। फेस ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हो गया है, बहुत भारी हो गया है, मतलब पूरे बॉडी में फेस बहुत भारी लग रहा था और बहुत जलन, ऐसा लग रहा पूरी बॉडी में ही आग लग चुकी है, ऐसा फील। फिर 3 बार मैं नीचे गिरी ज़मीन पे, दूसरे रोड पे गई, 3 बार कार से एक्सीडेंट भी हुआ मेरा। उन कार वालों को मैंने बोला कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा फ़ोन दे दीजिए, मेरे पापा से मेरी बात करा दीजिए। इतना ही लोगों को बोल रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं। फिर लोगों ने एकदम घेरा बनाया, सबके पैर पकड़ रही हूँ, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तो एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया और एक बॉटल में आधा पानी और उन्होंने डाला, जिससे कि मेरे यहाँ पे आ गया, ऐसे करके इधर आया, इधर बर्न हो गया मेरे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर का पूछा, मेरे पेरेंट्स को लेके आए, पुलिस वाले मुझे पीसीआर में लेके जा रहे थे। तो मैं अपना हाथ, ये पूरा हाथ देख रही थी, तो ये जो मेरा हाथ है ना, एकदम जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, उसको जलाते हैं तो वो टपकता है, ऐसी स्किन ज़मीन में टपक रही थी, पूरा फेस से स्किन एकदम टपक रही थी, ऐसा हो रहा था। हॉस्पिटल लेके गए, 20 बाल्टी पानी डाला गया। पापा मम्मी आए, पापा को गले लगाया, पापा की पूरी शर्ट जल गई, इतना खतरनाक एसिड था वो। फिर उसके बाद ऐसी आरएमएल हॉस्पिटल में मेरे को 2 ऑपरेशन किए, बट लेकिन मेरे को होशो-हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था। बहुत पेनफुल था वो वक्त मेरे लिए, बहुत स्ट्रगल था वो सब। तो मैं वापस घर गई, इतना ख़राब फेस था कि कोई मुझे नहीं देख सकता था, मतलब आंखें बाहर थी, होठ बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, पूरा ये सड़ रहा था, बिल्कुल गल रहा था, बहुत बर्बाद हो गया था सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे को अपोलो में एडमिट किया गया बाद में, फिर वहाँ से मैं ठीक होना चालू हुई। मुझे खुशी इस बात की है आपको देख के और सुन के कि आप जज्बाती तौर पे टूटी नहीं हैं और आपने अपने आप को बनाए रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर आपका एक जो रिश्ता शुरू हुआ है लक्ष्मी के साथ, वो कैसा हुआ, वो कैसे हुआ? हम लोग कैंपेन कर रहे थे साथ में, और वही लक्ष्मी के साथ कि जब मैं बहुत अच्छी तरह पला बढ़ा, मतलब कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं रही, सब चीज़ें सब तरीके से ठीक रहा, फिर भी बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं इंसान को, बहुत सारी चीज़ें उदास करती हैं। और उस पूरे टाइम में जब लक्ष्मी से मिलता था, जब लक्ष्मी ने इतना कुछ झेल लिया, मतलब इनका जो पेन है वो एक, ये तो अटैक का पेन जो इन्होंने बताया, इसके बाद का ऑपरेशन का पेन, फिर इसके बाद इनका भाई की भी रिसेंट डेथ हो गई, इनके फादर की डेथ हो गई, और इस घटना के अराउंड ही सब लोग चले गए। तो इसके बाद भी अगर ये अलाइव है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ है जिससे सबको इनसे प्यार हो जाता है। तो बस वैसे ही हम लोग साथ में काम कर रहे थे, उसी साथ में काम करते करते ऐसे प्यार हो जाता है, हमें भी प्यार हो गया लगा हुआ जी। बड़ी खुशी है हमें, बहुत खुशी है।
मुझे बताइए कि एक लड़का या एक मर्द किसी लड़की पे एसिड क्यों फेंकता है? एक तो ये कि उसका ईगो हर्ट होता है कि इसने मुझे क्यों मना किया, क्योंकि उसकी बचपन की जो परवरिश होती है, उसको हर चीज़ उसका डिमांड पूरा किया जाता है। बेटा राजा है, जो चाहिए उसको दो। बिल्कुल। तो जब उसको कोई चीज नहीं मिलती तो उसको ऐसा लगता है कि अहंकार। लड़की भी एक चीज है, इसने मुझे ना बोला तो बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई इसकी हिम्मत, वही चीज है। वो जो शख्स जिसने ये घिनौना काम किया वो आज कहाँ पर है? वो अभी जेल में है। वो 4 दिन के बाद अरेस्ट हुए थे। 1 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। जी। उन्होंने बेल मिलते ही सबसे पहला काम किया, शादी किया उन्होंने? बिल्कुल। कौन अपनी बेटी की शादी या अपने बहन की शादी या कौन औरत शादी करना चाहेगी ऐसे मर्द से जो एसिड फेंकता है? लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि अभी हम कह रहे कि कौन, लेकिन वही लेडी जब मैं कोर्ट जाती थी, अपने पति के साथ आती थी, वो ऐसा लगता था कि वो मासूम लोग हैं और क्रिमिनल मैं हूँ। कितनी संख्या होगी ऐसे मर्दों की जिन्होंने इस किस्म के अटैक किए हैं और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई है किसी और लड़की से? लगभग हर एक केस में शादी हो जाती है। बहुत ऐसे रेयर जो आदमी एसिड फेंकता है उसकी शादी हो जाती है और समाज कराता है, उनकी अरेंज मैरिज होती है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा कल्चर है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्राइम हमारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, लड़के हैं, मतलब हमारे यहाँ नेता बयान देते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और यही चीज परेशान करता है। ये नहीं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक गिर चुके हैं। ये एक आईना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं तकरीबन जिनकी शादी हो चुकी है, और हमें ये चीज़ जो रेप केसेस हैं उसमें भी हमें यही पता चला कि जितने जो रेपिस्ट हैं उनकी शादियां हो जाती हैं। डाउरी में जो जलाते हैं अपनी वाइफ को या अपनी, तो वो आदमी फिर दोबारा शादी करता है। तो समाज जो है ऐसे मर्दों को या ऐसे इंसानों को कैसे स्वीकार करता है, ये बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मतलब ये हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं। चलिए लक्ष्मी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो ख़त्म होते ही मैं स्टार प्लस पर आपके साथ लाइव रहूंगा। आप ट्विटर, फेसबुक या सीधा मुझे फ़ोन करके अपने सवाल, सुझाव या अनुभव डायरेक्टली मेरे साथ बांट सकते हैं। जल्द ही लौटते हैं।